गाय काटने से कितना लाभ और गाय बचाने से कितना। तो सुप्रीम कोर्ट के मुकदमे में कसाईयों द्वारा गाय काटने के लिए वही सारे कुतर्क रखे गए जो कभी शरद पवार द्वारा बोले गए या इस देश के ज्यादा पढ़े लिखे लोगों द्वारा बोले जाते हैं या देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू द्वारा कहे गए। कसाईयों ने 4 कुतर्क दिए। पहला कुतर्क, गाय जब बूढ़ी हो जाती है तो बचाने में कोई लाभ नहीं, उसे कत्ल करके बेचना ही बढ़िया है और हम भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बना रहे हैं क्योंकि गाय का मांस एक्सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरा कुतर्क, भारत में गाय के चारे की कमी है, भूखी मरे, इससे अच्छा ये है हम उसका कत्ल करके बेचें। तीसरा कुतर्क, भारत में लोगों को रहने के लिए जमीन नहीं है, गाय को कहाँ रखे। और चौथा कुतर्क, इससे विदेशी मुद्रा मिलती है। और सबसे खतरनाक कुतर्क जो कसाईयों की तरफ से दिया गया कि गाय की हत्या करना हमारे धर्म इस्लाम में लिखा हुआ है कि हम गायों की हत्या करें, दिस इज आवर रिलीजियस राइट। कसाई लोग कौन है आप जानते हैं, मुसलमानों में एक कुरैशी समाज है जो सबसे ज्यादा जानवरों की हत्या करता है। उनकी तरफ से एक कुतर्क आए तब राजीव दीक्षित की तरफ से बिना क्रोध प्रकट किए बहुत ही धैर्य से इन सब कुतर्कों का तर्क पूर्वक जवाब दिया। उनका पहला कुतर्क, गाय का मांस बेचते हैं तो आमदनी होती है देश को। तो राजीव दीक्षित ने सारे आंकड़े सुप्रीम कोर्ट में रखे कि एक गाय को जब काट देते हैं तो उसके शरीर में से कितना मांस निकलता है, कितना खून निकलता है, कितनी हड्डियां निकलती है। एक स्वस्थ गाय का वजन 3 से 3.5 क्विंटल होता है। उसे जब काटे तो उसमें से मात्र 70 किलो मांस निकलता है। 1 किलो गाय का मांस जब भारत से एक्सपोर्ट होता है तो उसकी कीमत है लगभग 50 रुपये। तो 70 किलो का 50 से गुना करो तो कुछ 3500 रुपये निकल कर आते हैं। खून जो निकलता है वो लगभग 25 लीटर होता है जिससे कुल कमाई 1500 से 2000 रुपये होती है। फिर हड्डियां निकलती है, वो भी 30 से 35 किलो है जो 1000 या 1200 के लगभग बिक जाती है। तो कुल मिलाकर एक गाय का जब कत्ल करे और मांस हड्डियां खून समेत बेचे तो सरकार को या कत्ल करने वाले कसाई को 7000 रुपये से ज्यादा नहीं मिलता। फिर राजीव दीक्षित द्वारा कोर्ट के सामने उल्टी बात रखी गई, यही गाय को कत्ल ना करे तो क्या मिलता है, हमने कत्ल किया तो 7000 मिलेगा और अगर इसको जिंदा रखे तो कितना मिलेगा। तो उसका कैलकुलेशन ये है, एक स्वस्थ गाय एक दिन में 10 किलो गोबर देती है और 2.5 से 3 लीटर मूत्र देती है। गाय के 1 किलो गोबर से 33 किलो फर्टिलाइजर खाद बनती है जिसे ऑर्गेनिक खाद कहते हैं। तो कोर्ट के जज ने कहा हाउ इट इज पॉसिबल। तब इस पर राजीव दीक्षित ने कहा कि आप हमें समय दीजिए और स्थान दीजिए, हम आपको यहीं सिद्ध करके बताते हैं। तो कोर्ट ने आज्ञा दी तो राजीव दीक्षित ने उनको पूरा करके दिखाया और कोर्ट से कहा कि IRC के वैज्ञानिक को बुला लो और टेस्ट कर लो। तो गाय का गोबर कोर्ट ने भेजा टेस्ट करने के लिए। तो वैज्ञानिकों ने कहा कि इसमें 18 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व है जो सभी खेत की मिट्टी को चाहिए, जैसे मैग्नीज है, फास्फोरस है, पोटासियम है, कैल्शियम, आयरन, कोबाल्ट, सिलिकॉन आदि आदि। रासायनिक खाद में मुश्किल से 3 होते हैं। तो गाय का खाद रासायनिक खाद से 10 गुना ज्यादा ताकतवर है। तो कोर्ट ने माना। राजीव दीक्षित ने कहा अगर आपके प्रोटोकॉल के खिलाफ न जाता हो तो आप चलिए हमारे साथ और देखें कहां कहां हम 1 किलो गोबर से 33 किलो खाद बना रहे हैं। राजीव दीक्षित ने कहा मेरे अपने गाँव में मैं बनाता हूँ, मेरे माता पिता दोनों किसान हैं, पिछले 15 साल से हम गाय के गोबर से ही खेती करते हैं। तो 1 किलो गोबर है तो 33 किलो खाद बनता है और 1 किलो खाद का जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भाव है वो 6 रुपये है। तो रोज 10 किलो गोबर से 330 किलो खाद बनेगी जिसे 6 रुपये किलो के हिसाब से बेचे तो 1800 से 2000 रुपये रोज का गाय के गोबर से मिलता है। और गाय के गोबर देने में कोई संडे नहीं होता, वीकली ऑफ नहीं होता, हर दिन मिलता है। तो साल में कितना, 1800 का 365 में गुना कर लो, 1800 गुना 365 तो लगभग 6 लाख 6.5 लाख रुपये साल का। और गाय की सामान्य उम्र 20 साल है और वो जीवन के अंतिम दिन तक गोबर देती है। तो 1800 गुना 365 गुना 20 कर लो,
तो आपको 1 करोड़ से ऊपर तो मिल जाएगा केवल गोबर से। और हजारों लाखों वर्ष पहले हमारे शास्त्रों में लिखा है कि गाय के गोबर में लक्ष्मी जी का वास है। और मैकोले के मानस पुत्र जो आधुनिक शिक्षा से पढ़कर निकले हैं, जिन्हें अपना धर्म, संस्कृति, सभ्यता सब पाखंड ही लगता है, हमेशा इस बात का मजाक उड़ाते हैं कि हा हा हा, गाय के गोबर में लक्ष्मी। तो ये उन सबके मुंह पर तमाचा है, क्योंकि ये बात आज सिद्ध होती है कि गाय के गोबर से खेती कर, अनाज उत्पादन कर धन कमाया जा सकता है और पूरे भारत का पेट भरा जा सकता है। अब बात करते हैं मूत्र की। रोज का 2-2.25 लीटर, और इससे औषधियाँ बनती है। डायबिटीज की औषधि बनती है, अर्थराइटिस की औषधि बनती है, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकियोल, निमोनिया, अस्थमा, ट्यूबरक्लोसिस, ऐसे करके 48 रोगों की औषधियाँ बनती है। और गाय के 1 लीटर मूत्र का बाजार में दवा के रूप में कीमत 500 रुपये है, वो भी भारत के बाजार में। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तो इससे भी ज्यादा है। आपको मालूम है अमेरिका में गौमूत्र पेटेंट है, और अमेरिका सरकार हर साल भारत से गाय का मूत्र इंपोर्ट करती है और उससे कैंसर की मेडिसिन बनाते हैं, डायबिटीज की दवा बनाते हैं। और अमेरिका में गौमूत्र पर 1-2 नहीं 3 पेटेंट है। अमेरिकन मार्केट के हिसाब से कैलकुलेट करें तो 1200 से 1300 रुपये लीटर बैठता है 1 लीटर मूत्र। तो गाय के मूत्र से लगभग रोज की 3000 की आमदनी है, और 1 साल का 3000 गुने 365 तो आपको लगभग 11 लाख के आसपास, और 20 साल का 3000 गुना 365 गुना 20 करे तो कुछ 2 करोड़ 20 लाख के आसपास आता है। इतना तो गाय के गोबर और मूत्र से हो गया। और इसी गाय की गोबर से एक गैस निकलती है जिसे मीथेन गैस कहते हैं, और मीथेन वही गैस है जिससे आप अपनी रसोई घर का सिलेंडर चला सकते हैं, और जरूरत पड़ने पर गाड़ी भी चला सकते हैं, 4 पहिए वाली गाड़ी भी। जैसे एलपीजी गैस से गाड़ी चलती है, वैसे मीथेन गैस से भी गाड़ी चलती है। तो न्यायाधीश को विश्वास नहीं हुआ तो राजीव दीक्षित ने कहा, आप अगर आज्ञा दे दो तो आपकी कार में मीथेन गैस का सिलेंडर लगवा देते हैं, आप चला के देख लो। उन्होंने आज्ञा दी और राजीव दीक्षित ने लगवा दिया, और जज साहब ने 3 महीने गाड़ी चलाई और उन्होंने कहा इट्स एक्सीलेंट, क्योंकि खर्चा आता है मात्र 50 से 60 पैसे किलोमीटर, और डीजल से आता है 4 रुपये किलोमीटर। मीथेन गैस से गाड़ी चले तो धुआं बिल्कुल नहीं निकलता, डीजल गैस से चले तो धुआं ही धुआं। मीथेन से चलने वाली गाड़ी में शोर बिल्कुल नहीं होता, और डीजल से चले तो इतना शोर होता है कान फट जाए। तो ये सब जज साहब की समझ में आया। तो फिर हमने कहा रोज का 10 किलो गोबर इकट्ठा करें तो 1 साल में कितनी मीथेन गैस मिलती है, और 20 साल में कितनी मिलेगी। और भारत में 17 करोड़ गाय है, सबका गोबर एक साथ इकट्ठा करे और उसका ही इस्तेमाल करे तो 1,32,000 करोड़ की बचत इस देश को होती है। बिना डीजल, बिना पेट्रोल के हम पूरा ट्रांसपोर्टेशन इससे चला सकते हैं। अरब देशों से भीख मांगने की जरूरत नहीं, और पेट्रोल डीजल के लिए अमेरिका से डॉलर खरीदने की जरूरत नहीं, अपना रुपया भी मजबूत। तो इतने सारे कैलकुलेशन जब राजीव दीक्षित ने बम्बार्ड कर दी सुप्रीम कोर्ट पर, तो जज ने मान लिया गाय की हत्या करने से ज्यादा उसको बचाना आर्थिक रूप से लाभकारी है। जब कोर्ट की ओपिनियन आई तो ये मुस्लिम कसाई लोग भड़क गए। उनको लगा कि अब केस उनके हाथ से गया, क्योंकि उन्होंने कहा था कि गाय का कत्ल करो तो 7,000 की इनकम, और इधर राजीव दीक्षित ने सिद्ध कर दिया कत्ल ना करो तो लाखों करोड़ों की इनकम। और फिर उन्होंने अपना ट्रम्प कार्ड खेला। उन्होंने कहा कि गाय का कत्ल करना हमारा धार्मिक अधिकार है, दिस इज आवर रिलीजियस राइट। तो राजीव दीक्षित ने कोर्ट में कहा अगर ये इनका धार्मिक अधिकार है तो इतिहास में पता करो कि किस किस मुस्लिम राजा ने अपने इस धार्मिक अधिकार का प्रयोग किया। तो कोर्ट ने कहा ठीक है, एक कमीशन बैठाओ, हिस्टोरियन को बुलाओ, और जितने मुस्लिम राजा भारत में हुए सबकी हिस्टोरी निकालो, दस्तावेज निकालो, और किस किस राजा ने अपने इस धार्मिक अधिकार का पालन किया। तो पुराने दस्तावेज जब निकाले गए तो उससे पता चला कि भारत में जितने भी मुस्लिम राजा हुए एक ने भी गाय का कत्ल नहीं किया। इसके उल्टा कुछ राजाओं ने गायों के कत्ल के खिलाफ कानून बनाए। उनमें से एक का नाम था बाबर। बाबर ने अपनी पुस्तक बाबरनामा में लिखवाया है कि मेरे मरने के बाद भी गाय के कत्ल का कानून जारी रहना चाहिए। तो उसके पुत्र हुमायूं ने भी उसका पालन किया, और उसके बाद जितने मुगल राजा हुए सबने इस कानून का पालन किया, इंक्लूडिंग औरंगजेब। फिर दक्षिण
दक्षिण भारत में एक राजा था, हैदर अली, टीपू सुल्तान का बाप। उसने एक कानून बनवाया था कि अगर कोई गाय की हत्या करेगा तो हैदर उसकी गर्दन काट देगा। और हैदर अली ने ऐसे सैकड़ों कसाईयों की गर्दन काटी थी जिन्होंने गाय को काटा था। फिर हैदर अली का बेटा आया टीपू सुल्तान, तो उसने इस कानून को थोड़ा हल्का कर दिया। तो उसने कानून बना दिया कि हाथ काट देना। तो टीपू सुल्तान के समय में कोई भी अगर गाय काटता था तो उसका हाथ काट दिया जाता था। तो ये दस्तावेज जब कोर्ट के सामने आए तो राजीव दीक्षित ने जज साहब से कहा कि आप जरा बताइए, अगर इस्लाम में गाय को कत्ल करना धार्मिक अधिकार होता तो बाबर तो कट्टर इस्लामी था, 5 वक्त की नमाज पढ़ता था, हुमायूं भी था, औरंगजेब तो सबसे ज्यादा कट्टर था, तो इन्होंने क्यों नहीं गाय का कत्ल करवाया और क्यों गाय का कत्ल रोकने के लिए कानून बनवाए? क्यों हैदर अली ने कहा कि वो गाय का कत्ल करने वाले के हाथ काट देगा? तो राजीव दीक्षित ने कोर्ट से कहा कि आप हमें आज्ञा दे तो हम ये कुरान शरीफ, हदीस आदि जितनी भी पुस्तक है हम ये कोर्ट में पेश करते हैं और कहाँ लिखा है गाय का कत्ल करो ये जानना चाहते हैं। और आपको पता चलेगा कि इस्लाम की कोई भी धार्मिक पुस्तक में नहीं लिखा है कि गाय का कत्ल करो। हदीस में तो लिखा हुआ है कि गाय की रक्षा करो क्योंकि वो तुम्हारी रक्षा करती है। पैगंबर मोहम्मद साहब का स्टेटमेंट है कि गाय अमोल जानवर है इसलिए उस पर दया करो। और एक जगह लिखा है गाय का कत्ल करोगे तो दोजत में भी जमीन नहीं मिलेगी, मतलब जहन्नुम में भी जमीन नहीं मिलेगी। तो राजीव दीक्षित ने कोर्ट से कहा अगर कुरान ये कहती है, मोहम्मद साहब ये कहते हैं, हदीस ये कहती है, तो फिर ये गाय का कत्ल कर धार्मिक अधिकार कब से हुआ? पूछो इन कसाईयों से। तो कसाई बौखला गए और राजीव दीक्षित ने कहा अगर मक्का मदीना में भी कोई किताब हो तो ले आओ उठा के। अंत में कोर्ट ने उनको 1 महीने का परमिशन दिया कि जाओ और दस्तावेज ढूंढ के लाओ जिसमें लिखा हो गाय का कत्ल करना इस्लाम का मूल अधिकार है, हम मान लेंगे। और 1 महीने तक भी कोई दस्तावेज नहीं मिला। कोर्ट ने कहा अब हम ज्यादा समय नहीं दे सकते और अंत में 26 अक्टूबर 2005 को जजमेंट आ गया। और आप चाहे तो जजमेंट की कॉपी की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहां से आप लोड करके देख सकते हैं। ये 66 पन्ने का जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने एक इतिहास बना दिया और उन्होंने कहा कि गाय को काटना संवैधानिक पाप है, धार्मिक पाप है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा गौ रक्षा करना, संवर्धन करना देश के प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक कर्तव्य है। सरकार का तो है ही, नागरिकों का भी संवैधानिक कर्तव्य है। अब तक जो संवैधानिक कर्तव्य थे जैसे संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, क्रांतिकारियों का सम्मान करना, देश की एकता अखंडता को बनाए रखना आदि आदि, अब इसमें गौ की रक्षा करना भी जुड़ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत की 34 राज्यों की सरकार की जिम्मेदारी है कि वो गाय का कत्ल अपने अपने राज्यों में बंद कराए और किसी राज्य में गाय का कत्ल होता है तो उस राज्य के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है, राज्यपाल की जवाबदारी, चीफ सेक्रेटरी की जिम्मेदारी है। वो अपना काम पूरा नहीं कर रहे हैं तो ये राज्यों के लिए संवैधानिक जवाबदारी है और नागरिकों के लिए संवैधानिक कर्तव्य है। अब कानून 2 शर्त पर बनाए जाते हैं, एक जो केंद्र सरकार बना सकती है और एक 35 राज्यों की राज्य सरकार बना सकती है। अपने अपने राज्यों में अगर केंद्र सरकार ही बना दे तो किसी राज्य सरकार को बनाने की जरूरत नहीं। केंद्र सरकार का कानून पूरे देश में लागू होगा तो आप सब केंद्र सरकार पर दबाव बनाएं। जब तक केंद्र सरकार नहीं बनाती तब तक आप अपने अपने राज्य की सरकारों पर दबाव बनाएं। दबाव कैसे बनाना है? आपको हजारों लाखों की संख्या में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या राज्य के मुख्यमंत्री को पत्र लिखना है और इतना ही कहना है कि 26 अक्टूबर 2005 को जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है उसे लागू करो। आप अपने आस पड़ोस, गली, गांव, मोहल्ला, शहर में लोगों से बात करनी शुरू करें, उनको गाय का महत्व समझाए, देश के लिए गाय का आर्थिक योगदान बताए और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या राज्य के मुख्यमंत्री को पत्र लिखने का निवेदन करे। तो हमने कहा था कि हमारी तो आजादी का इतिहास शुरू होता है गौ रक्षा से, इसलिए गाय की रक्षा उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी हमारी आजादी।